10वीं और 12वीं क्लास के लिए मार्किंग का फॉर्मूला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फॉर्मूले को दी हरी झंडी। दसवीं का रिजल्ट 8वीं, 9वीं और 10वीं प्री बोर्ड के आधार पर। दसवीं क्लास के लिए 8वीं का 45%, 9वीं का 25% और 10वीं का 10% वेटेज। दसवीं कक्षा के वेटेज का निर्धारण विद्यालय समिति करेगी। समिति सत्र में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। सत्रांक का वेटेज पूर्व की तरह 20% रहेगा। दसवीं, 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगा। 10वीं के 40%, 11वीं के 20% और 12वीं को 20% वेटेज। शेष 20% अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को एग्जाम का ऑप्शन। रिजल्ट फॉर्मूले से क्या होगा सही मूल्यांकन? परीक्षा के कायदे, कितनी मुश्किल कितने फायदे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला जारी कर दिया है। आरबीएसई ने पिछली कक्षाओं की परफॉर्मेंस को मूल्यांकन का आधार बनाया है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 10वीं कक्षा के लिए 8वीं की परीक्षा, 9वीं की वार्षिक परीक्षा और 10वीं प्री बोर्ड को शामिल किया गया है, जबकि 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इससे स्टूडेंट्स का सही मूल्यांकन हो सकेगा? ये फॉर्मूला सीबीएसई से कितना अलग है और क्या ये सीबीएसई के फॉर्मूले से बेहतर है? आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ दिनेश कावड़ जी हैं जो कि अभिभावक हैं और राधेश्याम मेहता जी स्कूल संचालक हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। दिनेश कावड़ जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। इस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं अभिभावक? बिल्कुल, कोरोना काल में आप निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे कि हर आदमी परेशान रहा। विद्यालय संचालन हो नहीं पाया, बच्चे इस विद्यालय में जा नहीं पाए और एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो कोई न कोई तरीका एक निकालना था जिसमें कि बच्चों की परफॉर्मेंस का भी योगदान रहे और उनका प्रमोशन भी हो जाए और उनका साल भी खराब नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस करके एक फार्मूला निकाला है कि 45% 8th क्लास का और 25% 9th क्लास का। बाकी स्कूल में बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ है और उसकी जो प्रेजेंस है, उसका जो पूरा करिकुलम रहा है साल का या पिछले रिकॉर्ड है, उनको देख के बाकी 30% का मार्क्स का अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन परिस्थितियों में एक तरह से ठीक सा लगता है कि बच्चा प्रमोट भी होगा और उसका। लेकिन क्या ये बात आपको आश्चर्य में नहीं डालती कि अगर 10वीं की बात करें तो 10वीं में 10वीं को 10% वेटेज मिला है और 12वीं की बात करें तो 12वीं को 20% वेटेज मिला है। मतलब जिस करंट ईयर में वो है उस साल को मिनिमम वेटेज दिया गया है। ये क्या है? नहीं, मैं एक्चुअली में बच्चे का जो ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है वो 10वीं से 12वीं तक उसी ट्रैक पे वो जा रहा है। तो उसने क्योंकि 10वीं के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ तक पार्टिसिपेट करता हुआ आ गया, 12वीं में उसको प्रमोशन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे ही बाकी चीजें मिलेगी उसको जो 20% का। ठीक है, मतलब आपके नजर से ये फॉर्मूला एक वेलकम स्टेप है?
बिल्कुल, अगर भाई कुछ न कुछ फार्मूला तो डिसाइड करना ही था, कुछ न कुछ तो करना ही था, तो कोई न कोई रास्ता तो निकलना ही था। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अगर 12वीं में वेटेज एक्स्ट्रा मिल जाता, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का भी एक विषय था इसमें, और आगे कैरियर की तरफ जाने का भी एक विषय था, तो थोड़ा बहुत और बेनिफिट इसमें मिल जाता बच्चों को। ठीक है। राधेश्याम जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। देखिए, जो स्कूल्स हैं उनकी अब एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के रूप में, जब वो समितियों का गठन करेंगे और वो करंट ईयर के असेसमेंट की कोशिश करेंगे। सर जी राधेश्याम जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सीबीएसई की तरफ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक उसको प्लानिंग किया है पूरा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है सर, वो ये है कि जैसे जो अभी लास्ट ईयर जैसे कोविड का जैसे ईयर रहा, ये जैसे कोविड का ईयर है, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जैसे 9th क्लास का एग्जाम नहीं दिया है, उनको सीधे ही प्रमोट उसमें कर दिया गया है। और यही कंडीशन 11th क्लास के स्टूडेंट्स की है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? इसमें जैसे 10th क्लास के लिए इन्होंने 8th क्लास में 45% है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे 8th क्लास में एक मेच्योरिटी लेवल कम होता है सर, तो वो जैसे 9th क्लास में मेच्योरिटी लेवल एकेडमिक होता है, तो कोई बच्चा 8th क्लास में परसेंटेज उसकी कम है, 9th क्लास में वो अपने आप को उसमें एक प्रकार से सीरियस होकर स्टडी करता है, तो वो उस स्टूडेंट्स को इसका नुकसान होगा। साथ ही के उसमें जैसे 11th क्लास से जो बच्चा 12th क्लास में प्रमोट होता है, तो 11th क्लास में मोस्टली स्टूडेंट ऐसे है जैसे मैं स्पेशल साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा आपके आईआईटी या जेई की, तो उसमें जेई और आईआईटी नीट इनकी तैयारी प्रिपरेशन में रहता है, तो 11th क्लास को वो इतना सीरियस लेता नहीं है। तो उसका जो आपके वेटेज आपने उसके 20% कहा है, तो उस ऐसे स्टूडेंट्स को भी इसका नुकसान होगा, भले ही उसके 10th क्लास में जैसे उसके 90 वो मार्क्स है। लेकिन राधेश्याम जी, मुझे एक बात समझाइए, जैसे आज जो 10वीं में है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो पिछले कोरोना काल में 9th से प्रमोट हुआ है, तो 9th में भी जो नंबर्स हैं वो किसी परीक्षा के नंबर्स नहीं हैं, वो असेसमेंट टाइप के ही नंबर्स हैं। मतलब उसकी जो 10th में प्रेजेंस है वो हम 8वीं के बेसिस पर मेजॉरिटी में कंपेयर कर रहे होंगे, और ऐसी ही स्थिति से 12वीं वाला भी गुजर रहा होगा। यस सर। सर ये 10th और 12th का सर थोड़ी इनका क्राइटेरिया अलग होता है। इसमें आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है, कॉमर्स, आर्ट और साइंस का होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स को जो स्पेशल जो प्रॉब्लम आती है उसमें स्टूडेंट्स को ये है कि जैसे वो एक कैरियर ओरिएंटेड क्लासेस होती है सर, ये तो कैरियर ओरिएंटेड क्लासेस की वजह से बच्चा अपने उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग करता रहता है, तो और स्कूल को वो उतना वेटेज देता नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इसका नुकसान है सर। और करंट ईयर के असेसमेंट की मैं अगर आपसे बात करूं, मान लीजिए 10वीं के बच्चे के लिए या 12वीं के बच्चे के लिए, 10वीं के लिए 10% वेटेज रहेगा, 12वीं के लिए 20% वेटेज रहेगा। अटेंडेंस में तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं, आप जानते ही हैं, अगर कोई स्कूल जाने की स्थिति में था भी तो उसके अलावा अगर डिजिटल वे में उन तक पहुंचने की कोशिश की गई हो, तो एक डिजिटल गैप भी बहुत से स्टूडेंट्स में रहा है जिन तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई ढंग से, जैसा माना जाए। तो क्या इसीलिए आपको लगता है कि ये 10% या 20% का जो वेटेज दिया गया है करंट ईयर को, वो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है? उसने ऑनलाइन क्लासेस का प्लान किया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो भी आपके एक्सटेंशन है वो आपके रिमोट एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, और वहाँ पे जैसे आपके स्टूडेंट्स की जो कनेक्टिविटी है वो काफी कम है। हम स्कूल जो डायरेक्टर से उसमें मिलते हैं तो उनका यही कहना है कि हमारे पास जो आपके ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स का जो डाटा है, उसमें जो डेटा है वो उसमें 20 to 30% है। अब 70% के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट आप जैसे आगे की क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, वो बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो इस रिजल्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर काफी उसमें कहीं ना कहीं सर इसमें कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट्स के बीच में भी है। तो 12th क्लास के बाद में जैसे जो भी बच्चा आरयू में आपके एडमिशन लेगा या डीयू में एडमिशन लेगा, तो उनका जो परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है,
बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो परसेंटेज बेस के ऊपर भी होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का यदि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ उसमें कंफ्यूजन की स्थिति, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसे किस तरीके से हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो आपके पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान कर रही है, काफी एक्सपर्ट इसके ऊपर उसमें प्लान कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की काफी उनको ध्यान रहे। बिल्कुल। और एक तरह से जैसा कि मैंने कहा कि अब ये जो मूल्यांकन होना है वो भी लगभग एक इम्तिहान ही है, जिससे एजुकेशन की मशीनरी दो चार होने वाली है। दिनेश कावट जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मोटे तौर पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि चलिए अर्बन सेक्टर के जो पेरेंट्स हैं वो तो इस फॉर्मूले को वेलकम कहेंगे, लेकिन अगर रूरल सेक्टर्स के पेरेंट्स की बात करें तो उनकी तो तमाम तरह की दिक्कतें रही हैं अपने बच्चे को लेकर। कुछ तक शिक्षा पहुंच पाई, कुछ तक नहीं पहुंच पाई। ऊहापोह की स्थिति में तो वो भी हैं। अब इससे उनको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी, हालांकि नुकसान के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, कम से कम वेटेज में। यस सर। और रूरल एरिया में निश्चित रूप से एजुकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसके कारण निश्चित रूप से ग्रामीण एरिया में इसका नुकसान होगा। लेकिन कोरोना की भयावहता को देखते हुए, बच्चों को जीवन को देखते हुए कहीं न कहीं किसी स्टैंड पे तो बैठना ही था, और दोनों रूरल और अर्बन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ न कुछ सरकार को करना ही था। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन फार्मूला और हो नहीं सकता था। एक विषय जरूर इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी सरकार डिसाइड करेगी अगस्त में उनका एग्जाम करा सकते हैं, तो या तो उनको भी इनके साथ प्रमोट कर देते या फिर बाद में अगस्त तक वेट कर लेते। दोनों का ये भी एक रास्ता निकल सकता था। लेकिन कोरोना की अभी तीसरी जो स्ट्रेन आने वाली है वो बच्चों को काफी इफेक्टिव बता रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं किसी स्टैंड पे गवर्नमेंट को आना ही था। और मैं समझता हूँ ठीक है, 2-4% का वाइब्रेशन रहेगा। लेकिन मैं अगर गट्स की बात करूं, दिनेश कावट जी, अगर मैं गट्स की बात करूं तो देखिए सीबीएसई ने एक गट्स दिखाया। उन्होंने ये कहा कि हम करंट ईयर को मैक्सिमम वेटेज देंगे। वो ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके हिसाब से जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वो बच्चों तक ज्यादा पहुंचने में सफल रहे और बच्चों को ज्यादा जोड़ने में सफल रहे, लेकिन वही हिम्मत आरबीएसई नहीं दिखा पाया। देखो, आरबीएसई में सीबीएसई में बड़ा एक अंतर है, और मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति भी नहीं हो रही कि बड़ा अंतर है फीस का। और सीबीएसई स्कूलों ने फीस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन क्लासों पे काफी वेटेज दिया, काफी जोर दिया, अभिभावकों को दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि किसी भी तरह वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। जबकि जो आरबीएसई के स्कूल है वो ऑनलाइन क्लासों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे, उतना खर्चा भी वहन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जो पेरेंट्स का एक वर्ग है, अभिभावक का वर्ग है, वो भी इस तरह का होता है। आरबीएसई स्कूलों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सीबीएसई और आरबीएसई में कि वो उससे जुड़ भी नहीं पाया। तो सीबीएसई विद्यालयों ने उस ऑनलाइन क्लास के फार्मूले को अडॉप्ट किया और उसके आधार पर उन्होंने करंट ईयर को ज्यादा वेटेज दिया, क्योंकि उनके ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासों में जुड़ गए थे। लेकिन इन्हीं नंबर्स पर तो बच्चों के करियर उड़ान भरेंगे। अब अगर उन्हें जो एडमिशन लेना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है, तो जो भी नंबर्स अभी मिलेंगे उसी के हिसाब से वो उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं समझ रहा हूँ कि जो फार्मूला अभी तय हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि पहले तो अपन सोचते बच्चों को प्रमोट करने के या पास करने की, मैं समझता हूँ आरबीएसई का भी जो फार्मूला तय हुआ है, तो मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूँ कि 60% या फर्स्ट डिवीजन से कम तो कोई बच्चा रहेगा ही नहीं इसमें भी। परसेंटेज तो हाई जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, उसके आधार पे भी निश्चित रूप से ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन ये तय है कि 60-65% से नीचे कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो फार्मूला तय किया गया। ठीक है, तो राधेश्याम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी संख्या में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले बच्चों को हम बहुत लंबे समय के बाद देख रहे होंगे, राधेश्याम जी। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराऊं जो कि मैंने दिनेश जी से कही। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीएसई ये जानता था कि हम करंट एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए हैं और वो भी सीबीएसई से जुड़े हैं, लेकिन वही कॉन्फिडेंस करंट एकेडमिक ईयर को लेकर आरबीएसई नहीं दिखा पाया। तो उसके बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं दिनेश जी कावट जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे सीबीएसई का जो करिकुलम है वो 70 to 80% तक स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाया है, और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के पास में वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं नहीं रही है। स्कूल के पास में भी वो फैसिलिटी की कमी रही है।
तो ये स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है सर से कि जैसे जो स्टूडेंट 10th क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, जिसने आपके जैसे कोई भी अपने करियर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, अब उस बच्चे ने स्कूल के साथ साथ जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन कर रहा है, जैसे मैं जेई की बात कर रहा हूँ, नेट की बात कर रहा हूँ, बच्चा सीए का एग्जाम उसमें आपकी प्रिपरेशन करता है, तो ऐसा स्टूडेंट 11th क्लास में वो थोड़ा सा उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन आता है। और जो बच्चा जैसे 10th क्लास में अच्छा है, आगे जाके उसका जैसे उसका मोटिवेशन लेवल कम होता है। देखिए, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर करंट एकेडमिक ईयर में हम ज्यादा से ज्यादा टच कर पाते स्टूडेंट्स को और उसका वेटेज ज्यादा होता तो वो करंट एकेडमिक ईयर में उनकी ओरिजिनल स्टैंडिंग के ज्यादा करीब होता कि वो बच्चा आखिर सच में कहां पर खड़ा है आज की डेट में नॉलेज को लेकर। मेरे साथ अब शिक्षाविद अंजनी शर्मा भी जुड़ रहे हैं। अंजनी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अंजनी जी, सीबीएसई का जो फॉर्मूला है वो मोटे तौर पर इस तरह का नजर आता है कि वो करंट एकेडमिक ईयर में बच्चे की क्या स्थिति है उसको ज्यादा से ज्यादा कैरिकेचर कर पाए। आरबीएसई के फॉर्मूले में करंट एकेडमिक ईयर को कम वेटेज देकर उसकी ओरिजिनलिटी या उसके मूल्यांकन को इसलिए शायद नीचे रखा गया क्योंकि आरबीएसई उस तरीके से तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पाई जिस तरह से सीबीएसई पहुंची। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। आरबीएसई के जो स्कूल है राजस्थान में, वो स्कूल एक तो खुले ही फरवरी के महीने में थे और अप्रैल के महीने में स्कूल बंद करने की स्थिति आ गई। इस दौरान शिक्षकों का अपने पाठ्यक्रम पूर्ण कराने पर ही फोकस रहा। बच्चों की किसी प्रकार की टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट बहुत कम मात्र के हो पाए। इस 1.5 महीने का जो शिक्षण का कार्य था वो इतना समय पर्याप्त नहीं था कि बच्चों को कहीं इंटरनल असेसमेंट हो जाए और कोरोना की दूसरी लहर आ गई। ऐसे में विद्यालय बंद करने पड़े और जुलाई से लेकर के जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो हमारी राज्य सरकार ने प्रावधान किया, ऑनलाइन का राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की जो आर्थिक स्थिति है और ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी जो पहुंच है, वो सरकार ने भी माना कि 60% बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पाई। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। वास्तव में इसीलिए करंट एकेडमिक ईयर को वेटेज कम दिया गया है अपने फॉर्मूले में, शायद आरबीएसई द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल 10% ही करंट वो दिया गया है राजस्थान बोर्ड द्वारा। जो करंट में बच्चे के रहा है इस वर्ष में, उसका अधिगम का जो स्तर रहा है, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूले के पीछे के तर्क को समझा सकते हैं या आप इसमें से क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा आज 10वीं में है, 9वीं में भी वो कोरोना काल से गुजरा है, वो प्रमोट हुआ है, उसके असेसमेंट नंबर्स आप किस तरह से इस बार दोबारा असेस करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक वैसे ही 12वीं के बच्चा भी 11वीं कोरोना काल में ही बिताया है, वो वहां से प्रमोट होकर 12th में पहुंचा है, तो जब प्रमोट किया होगा तब भी एक असेसमेंट के आधार पर ही नंबर दिए गए होंगे। एक बार फिर वो असेसमेंट पे असेसमेंट लेगा। बेसिकली एवरेज चल रहा है। देखिए, ये जो परिस्थिति है वर्तमान की, ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इसका प्रभाव न केवल शिक्षा जगत पर पड़ा, अब तो पूरे समस्त मानव जगत पर पड़ा है और शिक्षा भी उससे अछूता नहीं है। छात्रों के सामने जो भविष्य की समस्या है, छात्रों के भविष्य की तैयारी के लिए ये मूल्यांकन के जो तरीके अपनाए हैं, ये सही मायने में तो बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन छात्र जब आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएगा तो वहाँ निश्चित रूप से उसके सामने कठिनाई होगी, लेकिन जो योग्यताधारी छात्र हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी योग्यता का परिचय, जो भी प्रतियोगिता, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जेई की हो, चाहे जेई एडवांस हो या आगे अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ छात्र अपनी प्रतिभा का निश्चित रूप से लोहा दिखाएगा। नहीं, लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ी छात्रों की फौज होगी, अंजनी जी अगर आप मुझे समझा पाएं, अब जैसे मान लीजिए आरयू में जाना है या डीयू में जाना है या जेएनयू में जाना है ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, तो उनकी अपनी एक कट ऑफ लिस्ट होती है। अब मान लीजिए कि आम कंडीशंस में हो सकता है कि वो उस कट ऑफ लिस्ट में जगह बना लेता, लेकिन अब नंबर किस तरह के होंगे कह पाना मुश्किल है। वो कट ऑफ में जगह बना पाता है या नहीं बना पाता है। कहने का मतलब कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये जो महामारी का समय है, ये बच्चों के
भविष्य पर तो एक प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगाया है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिहाज से मेरा मानना यह है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो किसी कारण से हो सकता है यहाँ अंकों के भार में या प्रतिशत में वो पिछड़ जाएं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को ना कोई महामारी रोक पाएगी, ना किसी तरह का असेसमेंट उनको रोक पाएगा। वो बच्चे निश्चित रूप से अपने प्रतिभा का तो ऐसे में एक लीनियंसी की उम्मीद तो स्कूलों से हमें करना चाहिए। राधेश्याम जी, एक लीनियंसी की उम्मीद तो हम करेंगे टीचर्स से कि वो लीनियंट रहेंगे, जरूरत से ज्यादा कठोर होने की कोशिश नहीं करेंगे, जबकि बोर्ड का तो मकसद ही कठोर होना है। स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी टीचर्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो जैसे इफेक्ट हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैं अंजनी जी की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि जो बच्चा अभी जैसे जेईई और इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेज ले रहा है, लेकिन स्कूल में बच्चा क्या सीखता है? स्कूल में बच्चा काउंसलिंग सीखता है, स्कूल में बच्चा मोटिवेशन सीखता है, कंपटीशन सीखता है। तो जब वो बच्चा जो एकेडमिक जो भी उसका जो आपके सिलेबस है वो उसको कंटिन्यूअस पढ़ता जा रहा है, उसको वो खुद जो जज नहीं कर पा रहा कि मेरा पोटेंशियल कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट को एक कहीं ना कहीं सफर करने को उसमें मिल रहा है। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें जो भी यस सर और सभी के साथ स्थिति की बात से इस बात से सहमत हूँ। यस सर लेकिन सर जो भी है कि जैसे जो भी गवर्नमेंट ने जो भी ये प्लान बनाया है, लास्ट ईयर कोविड में जो भी आपके प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट के बीच में एक तनातनी रही फीस को लेकर। ये फीस को जैसे ये ना तो उन्होंने कोई कमेटी बनाई कैसे क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, केवल वो तनातनी की वजह से जो सफर हुआ वो स्टूडेंट्स को हुआ। स्कूल वाले क्या ऑनलाइन क्लास को प्रमोट ज्यादा नहीं कर पाए, और वो जो आपके उसमें अभी अब हम सेकंड उसमें जो दूसरी तरफ सीबीएसई की स्कूल को देखते हैं, सीबीएसई का एक करिकुलम जो आपके कोविड जो उसमें चरम पे था उस समय से उनका करिकुलम चल रहा था कि आपको पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी है, इसका इंटरनल जो असेसमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है सर। मुझे लगता है कि ये जो 2 साल या हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगला साल तो नहीं, लेकिन अगर चीजें ठीक नहीं होती है और लोगों की लापरवाही नहीं घटती है तो फिर मोटे तौर पे अगला साल भी चपेट में आ सकता है। लेकिन इन 2-3 साल के जो बच्चे रहे हैं स्कूलों में उनके लिए टफ रोड अहेड है। मुझे लगता है कि उसे और आसान बनाने के लिए अभी आने वाले दिनों में हमें कुछ और चीजें देखने को मिल सकती है। दिनेश कावड़ जी, क्या सहमत है आप मेरी बात से? शिक्षा विभाग को कुछ और राहत देनी पड़ेगी। साथ ही जो ये पूरा बैच निकलेगा 2-3 साल का, तो ये सारा बैच एक साथ ही जाएगा, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाए चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसमें कट ऑफ लिस्ट भी ये सभी बच्चों के बीच में डिसाइड होनी है, अलग से कोई बच्चे आने नहीं है। तो लगभग कट ऑफ लिस्ट का भी रेशियो या परसेंटेज जब वही चलेगा, लगभग लेवल में ही चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म वो सिमिलर चलने वाला आगे, इसमें और क्या अपन बच्चों को राहत दे सकते हैं इस विषय पे जरूर। ऐसे में एक अंतिम सवाल जरूर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। अंजनी जी, देखिए अब आप इसे विडंबना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि बच्चे के कैलिबर को इंडिया में सिर्फ मार्कशीट के टुकड़े से ही देखा जाता है, असली में उसमें क्या था वो भारतीय सिस्टम खंगालने में ऐसे कोई नया रास्ता नहीं खोज पाया। ये 2 साल ऐसे हो सकते थे कि जिसमें हम बच्चे में जो रियल में जो खूबियां हैं उसे निकालने का कोई फॉर्मूला तैयार करते और उस हिसाब से स्टडी पैटर्न होता। लेकिन अब चलिए ठीक है, जो वक्त बीत गया उस पर क्या रोएं, लेकिन आगे के रास्ते के लिए